नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विविध प्रश्नमाला जो 3 आपकी रनिंग में थी उसके कुछ क्वेश्चंस शेष रह गए थे उनके बारे में। प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 15 तक के जो प्रश्न है जो शेष रह गए थे उनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो के लिए लाइक कमेंट भी कीजिएगा। अब देखिए, हम प्रश्न संख्या 12 के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या बताया गया है, यदि A तथा B समान कोटि के आव्यूह इस प्रकार है, A और B की कोटि बराबर है, साथ साथ में A इंटू बी और B इंटू A बराबर है, अर्थात AB बराबर BA दिया गया है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि A इंटू बी की पावर n, ये जो n पावर आपको दिखाई दे रही है ये केवल B के ऊपर n है कि A के ऊपर, A इंटू बी की पावर n बराबर B की पावर n इंटू A होगा। एक तो ये सिद्ध करना है। साथ साथ में इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, यहाँ कैपिटल N का मतलब है प्राकृत संख्या, कि सभी प्राकृत संख्या के लिए A इंटू बी है, ये इसकी होल पावर n है, तो यहाँ जो n पावर है वो A और B दोनों के लिए है, बराबर A की पावर n इंटू बी की पावर n है या होगा, ऐसा हमें कहा गया है। तो इसके लिए देखिए, जैसे हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो एक तो गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना है। गणितीय आगमन सिद्धांत में 3 स्टेप है काम में ली जाती है। पहली स्टेप में n बराबर 1 के लिए सत्यता की जांच की जाती है दिए गए कथन के लिए, फिर n बराबर k के लिए उस कथन को सत्य माना जाता है और फिर चेक किया जाता है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या दिया गया कथन सत्य है क्या, और यदि वो तीनों में सत्य साबित हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य हो गया है। सीधी सीधी बात करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, और अपने को एक तो ये दिया गया है, देखिए यहाँ आप समझेंगे A तथा B समान कोटि के आव्यूह इस प्रकार है कि, ये है मेन बात, AB बराबर BA, तो आपको AB बराबर BA दिया गया है, ठीक है। हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये दिया है ताकि अपने को ध्यान रहेगा। अब जो सिद्ध करना है अपने को, उसको अपन मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन कौन से कथन की बात हो रही है, माना दिया गया कथन का मतलब क्या हुआ, कौन सा कथन जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे ये सिद्ध करना चाहते हैं उस कथन को एक संकेत दे देंगे P ऑफ n, कि मान लिया वो कथन P ऑफ n है, तो हम जो भी सिद्ध करना चाहते हैं उसको P ऑफ n के सामने लिखेंगे और ये सिद्ध करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दो, A इंटू बी की पावर n बराबर B की पावर n इंटू A। अब सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए जांच करते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ सब जगह 1 लिख दीजिए, तो P ऑफ 1, n की जगह 1 हो गया, बाकी जगह भी 1 करेंगे, तो A इंटू बी की पावर 1, तो यहाँ मैं 1 पावर लगाऊंगा नहीं, समझ रहे हो ना बात आप, पावर 1 क्यों नहीं लगा रहा हूँ कि यदि 1 पावर में लगा दूंगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको b का परिवर्त मान लेंगे, क्योंकि परिवर्त के लिए भी इस प्रकार का संकेत आता है, ठीक है। और यदि 1 लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ऐसे ही b के ऊपर भी 1 पावर, तो ये 1 पावर ऐसे लिख दो। आप जानते हो कि यदि किसी के ऊपर 1 पावर नहीं भी लगाएं तो 1 पावर तो होती है, तो ये मिल गया हमें AB बराबर BA, और आपको पता है कि AB बराबर BA हमें दिया गया था और दिया है, इसका मतलब ये सत्य है, तो हम बोल सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है।
दिया गया कथन सत्य है। अब अपने को क्या करना है, n बराबर 1 के लिए तो हमने चेक कर लिया कि दिया गया कथन सत्य है या नहीं है, क्योंकि अपने को ये चीज़ दी गई थी। यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि दिया गया है, दिया है तो हम समझ सकते हैं कि ये सत्य हो गया, क्योंकि ऐसा तो अपने को बताया गया था कि a b के बराबर है, तो ये बात सही हो गई। तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य हो गया है। अब अपन मानेंगे कि n बराबर k के लिए P ऑफ n का मतलब कथन सत्य होगा या है। यदि हमने इसको सत्य मान लिया तो आपका ये जो कथन है इसमें जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप k लिख दीजिए, क्योंकि n को हमने k मान रखा है। तो यहाँ देखिए ये आपका कथन है, यहाँ n आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, वहाँ k लिख दो, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर k बराबर b की पावर k इंटू a। इसको हम कोइन को एक समीकरण बना देंगे। अब अभी तक तो होता क्या था कि जो n बराबर 1 के लिए जो हमें सत्य सिद्ध करते थे वो समीकरण, और n बराबर k के लिए जो सत्य माना गया है वो समीकरण, दोनों को हम गुणा करते थे। लेकिन यहाँ गुणा करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तीसरी स्टेप में क्या होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए जांच करना होता है। तो अपने को यही समझना है कि जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 करना है। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड को समझ लो, हमें केवल n तो यहाँ पर आ रहा है, तो बदलाव किस में होगा, b की पावर में। लेकिन यदि मैं इस समीकरण को यहाँ गुणा कर देता हूँ तो यहाँ a आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, इस स्थिति में a की पावर भी 2 हो जाएगी। हालांकि हमें a की पावर में बदलाव नहीं करना है, क्योंकि अपनी पावर में जहाँ n आ रहा है बदलाव वहीं होगा। तो किसकी पावर में बदलाव होगा, केवल b की पावर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 को गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, यहां समझो, n की जगह हम क्या लिखना चाहते हैं, k प्लस 1। तो देखो n की पावर k तो पहले से है, और ये 1 जो है, 1 का मतलब एक पावर की कमी है। और किसकी एक पावर कम है, b की पावर k तो अपने पास में यहाँ पहले से है। और हमें क्या बनाना है, जैसे n की जगह मैं k प्लस 1 लिखूं तो क्या बनेगा, a इंटू बी की पावर k प्लस 1, a इंटू बी की पावर k प्लस 1। तो अपने को ये बनाना है, b की पावर में k प्लस 1 बनाना है। तो समीकरण नंबर 1 के जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को b से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों को b से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, ये a इंटू बी की पावर k ये तो है ही, और b से यहाँ गुणा कर दो, b इंटू बी की पावर k a ये तो पहले से था ही, इसके साथ में b लिख दो। इधर देखना a तो है ही, यहाँ b की पावर जो आ रही है, k पावर यहाँ है, b के ऊपर पावर एक तो k है और एक ये है, आधार समान है, तो b के ऊपर जो पावर हो जुड़ जाएंगी। यहाँ पर b की पावर जो k है इसको ऐसा कैसा रखेंगे, सीधा अपन इस b को इसके साथ गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायिकता में जो गुणन है वहाँ पर साहचर्यता या अपन क्रम विनिमयता बोल सकते हैं, सॉरी, क्रम बदलने से रिजल्ट बदल जाता है। तो ए बी और बी ए एक जैसी चीज़ नहीं है, और जब तक ए बी और बी ए बराबर नहीं हो तब तक हम इसको इसके साथ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो ये ए बी दिखाई दे रहा है, इस ए बी का मान है वो आप कहीं न कहीं से लिखेंगे, ए बी की जगह पर लिखेंगे बी ए। तो इस ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, बी ए। और यहाँ कारण बता देंगे कि चूंकि ए बी का मान बी ए हमें दिया गया है, अब गुणा होगा ये। तो देखो a इंटू बी की पावर k प्लस 1, यहाँ b की पावर भी कितनी हो गई, k यहाँ पर एक पावर यहाँ है, b की पावर भी हो गई k प्लस 1, और ये a है। यहाँ पर ये जो कथन आ रहा है ये k बराबर n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाएगा। कब, यदि n की जगह k प्लस 1 आ गया हो।
इस कथन को देखो और उसमें मैच करो, क्या n की जगह k+1 बन गया है क्या? यहाँ पर भी n की जगह k+1 बन गया और यहाँ जो n आ रहा है वहाँ पर भी k+1 हो गया। तो अपने दिए गए कथन में और यहाँ यदि n की जगह k+1 हो गया है तो ये n बराबर k+1 के लिए ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n बराबर, इसलिए n बराबर k+1 के लिए भी P ऑफ n का मतलब कथन जो हम सिद्ध करना चाहते थे सत्य है। और यहां तक पहुंचने के बाद में हम लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध करना था, a इंटू बी की पावर n बराबर b की पावर n इंटू a है या होगा। हो गया बस। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1 इसके लिए। अब अपने को एक चीज़ और भी सिद्ध करनी है, ऐसा भी सिद्ध करना है, तो थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। अब बदलाव क्या करना है वो अपने को समझना है। पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 2 में हम बोलेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से, सिद्धांत तो वही रहेगा, यहाँ पर आप लिख दिए गणितीय आगमन सिद्धांत से। इसके बाद में दिया गया कथन है उसको P ऑफ n मान लो, माना दिया गया कथन उसको संकेत हमने दे दिया P ऑफ n है। P ऑफ n के सामने वो लिखना है जो हमें सिद्ध करना है। यहाँ देखो सिद्ध क्या करना है वो देख के लिख दो, a इंटू बी की होल पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यहाँ अपने को एक ऊपर ऊपर दिया गया है कि ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी अपने को दिया गया है, ये कहीं न कहीं काम आ जाएगा। हम चाहें तो इसको कोई समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन n बराबर 1 के लिए जांच करेंगे कि n बराबर 1 के लिए, तो जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ 1 लिख दो। तो ए बी के ऊपर 1 पावर, लेकिन 1 को ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिखोगे तो वो परिवर्त मान लिया जाएगा। 1 को ऐसे लिखना यदि ये पावर है तो। ठीक है, इधर भी a के ऊपर 1 पावर और इधर b के ऊपर 1 पावर। आप सबको पता है कि यदि 1 पावर अपन नहीं भी लिखें तो वो 1 पावर तो पहले से है ही, और सबको पता है कि ए बी के बराबर होता है। समझ में आ रही बात? ए बी तो ए बी के बराबर होता ही है, खुद के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या होगा, दिया गया कथन सत्य है। अब n बराबर k के लिए ये जो P ऑफ n है इसको अपन मान लेंगे कि ये सत्य है, इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो आगे देखो क्या स्थिति बनेगी। हमने n बराबर 1 के लिए तो सत्य सिद्ध कर दिया। कैसे पता चला? ए बी बराबर ए बी ही आ रहा है, कोई भी चीज़ स्वयं के बराबर तो होती है, तो ये तो सत्य बात है, इसलिए n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया।
अब n बराबर k के लिए P ऑफ n का मतलब आपका ये कथन जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो सत्य है, ये हमने मान लिया। तो आपको केवल इतना ही करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप k लिख दो। क्या लिखना है? k। तो ये हो गया a की पावर k और b की पावर k। हमने क्या किया, इधर जहाँ जहाँ n था अपने कथन में वहाँ पर k लिख दिया, क्योंकि हमने यही माना है n बराबर k के लिए कथन ऐसा होगा। अब अपने को समझना है n बराबर 1 के लिए हमने सिद्ध कर दिया, n बराबर k के लिए हमने मान लिया। अब हमें n बराबर k+1 के लिए जांच करनी है और पता करना है कि ये सत्य है या नहीं है। तो थोड़ा माइंड लगाना है कि n बराबर मैंने k+1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने को क्या करना चाहिए? n की जगह k+1 करना चाहिए। n की जगह क्या करना चाहिए? k+1। जैसे मैं एक बार आपको रफली बता रहा हूँ, इधर अपने आप सेट हो जाएगा। n की जगह मैं लिख रहा हूँ k+1। तो यहाँ देख करके बताना कि इस पद में और इस पद में क्या फर्क है। यहाँ पावर आ रही है k और यहाँ आ रही है k+1। इसका मतलब यहाँ एक पावर ज़्यादा है। किसकी एक पावर ज़्यादा है? AB की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, यदि इसमें n की जगह k+1 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB जो है उसकी एक पावर और चाहिए बाएं पक्ष के अनुसार। दाएं पक्ष की चिंता मत करो, वो अपने आप बनेगा। बाएं पक्ष के अनुसार यहाँ हमारे पास में पावर आ रही है k, और यदि हम n की जगह k+1 लाना चाहते हैं तो हमें कितनी पावर की और जरूरत पड़ेगी? एक पावर। किसकी एक पावर? AB की। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले पॉइंट में हमने दोनों पक्षों में हमें b की एक पावर कम पड़ रही थी तो इसलिए हमने b से गुणा किया था। यहाँ पर समीकरण 2 जो है इसके दोनों पक्षों को, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को अपन गुणा करेंगे किससे? AB से। AB से गुणा करने पर कैसे गुणा होगा, ध्यान से समझना। ये AB की पावर k तो है ही, और इसको अपन AB से ही गुणा कर देते हैं। इधर देखो A की पावर k पहले से है और B की पावर k भी है। इसको भी हम किससे गुणा करना चाहते हैं? AB से। इधर देखो AB जो है इसके ऊपर k पावर है, AB के ऊपर एक तो ये पावर आ रही है, एक पावर यहाँ है। तो ये आधार एक जैसा है। आधार जब एक जैसा होता है तो यहाँ वाली पावर और यहाँ जो पावर आ रही है एक, वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ तो AB के ऊपर पावर क्या हो जाएगी? k+1। इधर इनको अपन ऐसा नहीं है कि B को इस B के साथ सीधा गुणा कर दें। सीधा गुणा नहीं कर सकते क्योंकि बीच में A फंसा हुआ है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर सीधा गुणा वाला सिस्टम नहीं चलता है प्रायिकता में, इसमें मैट्रिक्स में, ठीक है। और A को इससे भी गुणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में B की पावर k बीच में आ रहा है। तो इसके लिए BA को, ये जो AB है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। A की पावर k, B की पावर k। AB की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AB की जगह अपन BA लिख सकते हैं। AB की जगह क्या लिख सकते हैं? BA, ठीक है। अब देखो यहां से समझना, B की पावर क्या हो गई? एक तो k है और एक पावर यहां आ रही है, B की पावर हो गई k+1। इधर भी A की पावर में एक तो k आ रहा है, एक पावर आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं A की पावर k+1। और आपका जो कथन था, जो कथन हम सिद्ध करना चाहते थे, ये k+1 आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। ये k+1 है, यहाँ k+1 है। इसमें और अपने सिद्ध करने वाले कथन में आप चेक करके देखो क्या n की जगह k+1 बन चुका है क्या? जहाँ जहाँ n है वहाँ k+1 बना या नहीं बना? बन चुका है। यदि ये बन गया है तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि n बराबर k+1 के लिए भी दिया गया कथन क्या होगा? सत्य होगा।
n बराबर k+1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य होगा, ऐसा हम लिखेंगे। समझ में आ रही बात है? बहुत ही आसान है। लास्ट में जो n बराबर k+1 जो है वहाँ पर जुगाड़ू सिस्टम है। जुगाड़ू का मतलब आप जानते होंगे, सेट करना होता है, किससे क्या गुणा करूं, ये तो थोड़ा समझना होगा। देखो यहां आप बोलेंगे इसलिए n बराबर k+1 के लिए भी P ऑफ n सत्य है। जब अपन यहां तक पहुंच गए तो हम बोल सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से AB की होल पावर n बराबर A की पावर n इंटू B की पावर n होगा। बस इतना ही करना है, यही सिद्ध करना था। ये आपका प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या जो 13 है उसको समझ लीजिए। आगे जो प्रश्न है 13, 14, 15 ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, अब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। प्रश्न संख्या 13 है, यदि A बराबर A कोई मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये इसके अवयव हैं। इस प्रकार है कि A² बराबर I। इस प्रकार है कि A² बराबर I। I का मतलब तत्समक मैट्रिक्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 + α² प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 0। ऑप्शन बी में दिया गया है 1 - α² प्लस बीटा गामा बराबर 0। ऑप्शन सी में दिया गया है 1 - α² माइनस बीटा गामा बराबर 0। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 + α² माइनस बीटा इंटू गामा बराबर 0। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स A, और एक अपने को कंडीशन दी गई है कि A² बराबर I होता है, ऐसा आप मानो। और अब आप बताओ कि इस कंडीशन के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। जब अपन इसके हल की बात करें तो पहले ये लिखो, आप देखो A² बराबर I है, लेकिन आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर या एक से ज़्यादा पावर है उसको किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से हल नहीं किया जाता, उसको केवल गुणा के द्वारा ही हल किया जाता है। मैट्रिक्स के गुणन नियम से ही उसको हल कर सकते हैं। तो A² को हमें लिखना पड़ेगा A × A। अब मैट्रिक्स A है वो यहाँ पर दी गई है, तो मैट्रिक्स A आप यहाँ से दे के लिख दो अल्फा इंटू बीटा गामा माइनस अल्फा, और यही आपकी ये मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। और जितनी, जैसे ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ आ रहे हैं, 2 कोटि की ये मैट्रिक्स है, तो आपका जो रिजल्ट है I वो भी 2 कोटि की एक तत्समक मैट्रिक्स से बना देंगे। और अब हमें करना क्या है, इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करना आप जानते होंगे, पहली पंक्ति को इनसे गुणा करो, अल्फा को अल्फा से गुणा करो, बीटा को इससे गुणा करो और उनको जोड़ो। तो अल्फा को अल्फा से गुणा करेंगे, ये बनेगा α² प्लस बीटा को इससे गुणा कर दो तो ये हो गया बीटा इंटू गामा। ये तो हो गया पहला अवयव। इसके बाद इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो अल्फा को इससे गुणा करेंगे तो ये बन गया अल्फा इंटू बीटा,
और इस बीटा को जब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ए बीटा इंटू एल्फा। इधर देखो दूसरी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, ये गामा है ये एल्फा है, तो ये लिखा जाएगा एल्फा इंटू गामा। फिर इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल्फा इंटू गामा। यही पंक्ति यहाँ गुणा होगी, इसको इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा। इसको यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस एल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। और ये जो मैट्रिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसमें देखो यहाँ पर अल्फा गामा है, यहाँ पर भी अल्फा गामा है। ये जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा एक ही बात है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों चीज़ सेम है। ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, देखो ध्यान से सुनना, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। यहाँ तो बच गया एल्फा स्क्वायर इन प्लस बीटा गामा, और ये पूरा ही कट गया तो यहाँ आ गया 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, और ये हो गया बीटा गामा प्लस एल्फा स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आ रहा 1 0 0 1। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, और समान मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों मैट्रिक्स हो गई समान मैट्रिक्स। और आप जानते होंगे समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं। चूंकि मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अतः इनके सभी संगत अवयव, अतः इनके सभी संगत अवयव बराबर होंगे, अवयव बराबर होंगे। ये देखिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, ये पहला अवयव इस एक के बराबर होगा। यदि आप इसको देखोगे तो ये और ये अलग नहीं है, एल्फा स्क्वायर इसमें भी है, एल्फा स्क्वायर इसमें भी, बीटा गामा इसमें भी, बीटा गामा इसमें है, तो ये एक ही चीज़ है, ये भी इसके बराबर होगा। तो आपको पता चल गया, चाहे इसके बराबर ये लिखो तो भी यही आएगा, चाहे इसके बराबर ये लिखो तो भी यही, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके एक की तरफ। आपके चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में एक को पॉजिटिव बना रखा है, एक पॉजिटिव है, तो एक को तो ऐसा ही रहने दो, इनका पक्षांतरण कर दो, ठीक है। तो एक को ऐसा कैसा रख दो, इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बीटा गामा जब एक की तरफ जाएगा तो ये माइनस। मैंने पता क्या किया, देखो एक प्लस का था और मैंने इसको ऐसा कैसा ही लिख दिया, इसका मतलब इसका पक्षांतरण नहीं कर रहा हूं मैं भाई, इसको ऐसा कैसा लिखा, इसका मतलब इसका पक्षांतरण नहीं हुआ, और जिनका चिन्ह इसका पक्षांतरण कर दिया। अब बराबर में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। ये जो आपको ऑप्शन में कहीं न कहीं मिलेगा 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा बराबर 0, ये ऑप्शन आपको सी में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या कंप्लीट होती है 13। अब हम प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे, 15 की बात करेंगे। जैसे ही प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर भी है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हैं, उनको अनवरत रूप से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो देखने हैं। और यदि आपने प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, तो मुझे लगता है कि मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या है, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, यदि एक अवयव है सममित तथा विषम सममित, विषम सममित दोनों ही है, दोनों ही है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए है, ए एक विकर्ण अवयव है, ए एक
विकर्ण आव्यूह है। ऑप्शन बी एक शून्य आव्यूह है। बी एक शून्य आव्यूह है। ऑप्शन सी है ए एक वर्ग आव्यूह है। ए एक वर्ग मैट्रिक्स है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब ये चार ऑप्शन अपने को ढूंढने हैं, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा देखिए। प्रश्न में दिया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो सममित भी है और विषम सममित भी है। ऑप्शन में देखिए, प्रश्न में तो मैट्रिक्स का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन में देखोगे तो आपको कहीं न कहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ ऑप्शन ए ही है, मैट्रिक्स ए आ रहा है। तो मैट्रिक्स ए सममित भी है और विषम सममित भी है। तो यदि कोई मैट्रिक्स सममित होती है, इसका मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का परिवर्त यदि उस मैट्रिक्स के बराबर ही आता है तो वो सममित हो जाती है, और यदि उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर होता है तो विषम सममित हो जाती है। यहां पर अपने को समझना यह है कि जैसे मान लीजिए ए डैश बराबर ए है और ए डैश बराबर ऐसा आता है, तो ये सममित और ये विषम सममित है। ये तो प्रश्न में दिया गया था। इसको अपन समीकरण नंबर 1 और 2 बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब कई सोच रहे हैं जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ने के बाद ये दोनों कट जाएंगे और इसका कोई इनको समाधान निकल जाएगा। बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ेगा तो ये दोनों चीज़ एक जैसी है, तो ए का परिवर्त कितनी बार आ गया? 2 बार जुड़ गया। इनको जोड़ेंगे तो ये ए से ए कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ए डैश बराबर हमारे पास में क्या आ रहा है? 0। ठीक है, और ये 2 आ रहा है जैसे इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे? सॉरी, अपन इसको जोड़ेंगे तो ये चीज़ बन नहीं पाएगी, है ना। जोड़ने से फायदा नहीं है। यहाँ एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे समीकरण नंबर जो 1 और 2 आ रहा है ना, उसमें बाएं पक्ष बराबर नजर आ रहा अपने को, है कि नहीं है बराबर। यदि किन्हीं 2 समीकरणों का बाएं पक्ष बराबर है तो उनका दाहिना पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इनको काटना नहीं है। जोड़ने के बाद तो क्या हो रहा है? ए के साथ ए कट जाएगी, तो अपन ये बता नहीं पाएंगे कि ए कैसी मैट्रिक्स है, इसलिए इनको तो बचा के रखना है। तो आप क्या करो, बाएं पक्ष यदि बराबर है तो दाएं पक्ष को बराबर कर दो। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर। 1 व 2 की तुलना ऐसे समझ लो। ऐसे नहीं समझो तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में मान रख दो। ये जो ए डैश बराबर ए आ रहा है, तो इस ए डैश की जगह ए लिख दो, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर -a, इस -a का इधर पक्षांतरण कर दो, ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a बराबर 0। a का मान निकालेंगे तो 2 बटे में जाएगा 0। 0 का मतलब है a कोई मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स यदि 0 लिखी हुई है तो ये शून्य मैट्रिक्स है। तो आपका जो ऑप्शन बी है, इसमें आपको दिया गया है कि a एक शून्य मैट्रिक्स है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अब देखिए इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। आज इस प्रश्नावली का अंत हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए टाइम देना होगा, वीडियो को अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 में है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है
इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए, ये कंडीशन है। तो आई प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है a, ऑप्शन बी में है i माइनस ए, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है i, और ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है 3a। अब ये पर्सन समझ लो एक बार, ए एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब समझ गए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर, साथ साथ में ए स्क्वायर है वो ए के बराबर ही आता है। ये इसकी शर्त है, ये कहीं न कहीं काम आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको हमें हल करना है कि इसको सरल करने पर ये चीज़ किसके बराबर आएगी इन चारों में से। तो हम इसको हल करते हैं, i प्लस ए की होल क्यूब माइनस 7a। यहाँ देखो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जब इसको a और इसको b बोल के देखते हैं तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी इसकी पावर 3 आ रही, तो a प्लस बी की होल क्यूब। और इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। समझ में आ रही बात। तो इसमें जहाँ ये होल क्यूब लगा हुआ है वहाँ ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट का फॉर्मूला बन गया। तो जब हमने इसको बोल के देखा तो ये बना, तो ये आपका सूत्र हो गया, और ये सूत्र है तो ये सामने वाला आपका उत्तर है। इसके अनुसार इसको लिख दो। तो ये हो गया i क्यूब, a क्यूब का मतलब पहली संख्या का क्यूब, फिर 3 इसका स्क्वायर, b की जगह a प्लस 3 a की जगह i, और यहाँ b स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर। फिर देखिए प्लस b क्यूब का मतलब इसका क्यूब करना है, a क्यूब माइनस 7a अब यहाँ क्या समझना है, एक बार दोबारा समझ लो थोड़ा। इसको तो होल क्यूब के अनुसार हल कर दिया यहाँ तक, ये माइनस 7a था। पर्सन में एक तो ये बता रखा है कि कहीं पे भी a स्क्वायर है उसको आपको a लिखना है। एक बात ये ध्यान रखनी है, कहीं पे भी i क्यूब आ गया चाहे i स्क्वायर आ गया, दोनों का ही रिजल्ट क्या होता है i। जैसे एक के ऊपर में एक के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, एक के ऊपर एक की पावर चाहे एक और एक की पावर चाहे कितनी भी हो, उत्तर कितना आता है, एक आता है। वैसे ही i के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका उत्तर i ही आता है। ठीक है, तो देखो i क्यूब का मतलब भी i हो गया, और इस i को अपन यहाँ गुणा करेंगे i स्क्वायर, इसका मतलब भी क्या हो गया i, ये i। ऐसे ही a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को हम क्या तोड़ सकते हैं, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू a, क्योंकि a स्क्वायर का मान a दे रखा है। फिर a को इससे गुणा करेंगे, दोबारा a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर की जगह फिर a लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है फाइनल क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और ये माइनस का 7a है। i 3, किसी भी तत्समक मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो i को जब a से गुणा करते हैं तो इसका रिजल्ट a ही आता है। i को फिर यहाँ से a से गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट भी a ही आता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ये सब जुड़ जाएंगे यहाँ तक, 3a 1a प्लस का 7a हो गया और माइनस का 7a,
ये जितना प्लस का उतना माइनस का कट गया, इसका उत्तर आ गया आई। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में ये अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का, और इसी प्रश्न के कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाए हैं। आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।